प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, वेताल आज 24वीं कहानी सम्राट विक्रमादित्य को सुनाने जा रहा है। उसकी यही अपेक्षा रहती है कि मैं किसी भी तरह एन केन प्रकारेण महाराज विक्रमादित्य को उस पाखंडी तांत्रिक के पास नहीं जाने दूं, और इसी कारण उसने एक शर्त रखी रहती है कि मैं तुम्हें रास्ता काटने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के प्रत्युत्तर में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, सही निर्णय करना पड़ेगा। यदि तुमने सही निर्णय नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुम बोले, दोनों तरफ से अपनी बात थी वेताल की, यदि तुमने मुंह खोला तो मैं फिर से उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। और वो इस तरह की पेचीदा कहानियों को सुनाया करता था जिससे कि विक्रमादित्य को विलंब होता चला जाए। आज फिर एक नई कहानी आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ, बेताल की कहानी डीजे की जुबानी। हाँ, और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। अब YouTube अर्थात गूगल की तरफ से भी अपने इस प्रेरणास्पद कहानी YouTube चैनल को डॉलर आने लगे हैं, और ये सारे डॉलर पूरे के पूरे अनाथ बच्चों को भोजनार्थ, उनको हम अनाज खरीद कर देते हैं ताकि उनका उदर पोषण होता चला जाए। क्योंकि दोस्तों, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। अरे आप दे नहीं सकते हो, आपके पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, मत दो, पर आप इस कहानी को देखते हो ना, तो भी आपका बहुत बड़ा इसके अंदर सपोर्ट मिलता है। ये भी एक दान है उन अनाथों की प्यास और भूख मिटाने का। शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरी बात समझ गए होंगे। चंद्रपुर नगर के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। करीब करीब 65 की एज होगी उसकी। 65 साल की वो बुढ़िया अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ पर जाकर बर्तन करती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा करती, और अपना और अपने निठल्ले बेटे का उदर पोषण करती। किन्हीं किन्हीं महिलाओं के कपड़े भी सिल देती, गोटे लगा देती, साड़ी को, लहंगे को झालर लगा देती, चांदी की झालर अच्छी तरह से वो सिल देती थी, चुन्नी बना देती थी। इस तरह से बड़ी मुश्किल से इस उम्र में भी वो अपने जवान बेटे का भी पेट अपने साथ साथ पाल रही थी। ये निठल्ला था, अकर्मण्य था, काम करना इसने सीखा ही नहीं था। खाता पीता और सो जाता, बस एक ही काम करता और सपने देखा करता था। और बोली उसकी इतनी फुहड़ थी, क्योंकि दोस्तों, ये जबान की ही कीमत होती है। आपको यदि बोलना है ना तो नाप तोलकर बोलिए। शब्दों का हेरफेर होता है। वचन वचन के आंतरे, वचन के हाथन पांव। एक वचन है औषधि, एक वचन है घाव। कुछ वचन ऐसे निकलते जो औषध का काम करते, दवा का काम करते हैं, और कुछ वचन ऐसे निकलते हैं जो तीर की तरह हमारे हृदय को आघात पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, जो वचन हमारे हृदय में आघात पहुंचाते हैं, हमारे हृदय की छलनी करते हैं, ऐसे वचन आदमी कभी नहीं भूलता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमेशा मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो,
तोल तोल कर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। कोई कोई बोल देता है, बाद में सोचता है मुझे मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाती है। ये जो दगड़ू था अकर्मण्य, काम का ना काज का, नो मन अनाज का, बस खाने को दे दो और सोने को दे दो। खटिया के ऊपर सो जाता था और सपना देखता था। एक बात इसमें थी कि वो जो भी सपना देखता था आज तक उसके सारे सपने सच होते आए थे, पर बोलकर वो बिगाड़ देता था सब कुछ। ऐसे ही अचानक उसने एक सपना देखा और उठकर बैठ गया और मां आज तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे ठाकुर साहब के घर पे। इतना कहना ही था कि ठुकरानी आ गई और कहने लगी कि मेरे इस चुन्नी के ऊपर गोटी की झालर सिलवा दो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है, तो मैं थोड़ी अच्छा दिखना चाहती हूं, तो ये मुझे अभी के अभी 1 घंटे के अंदर तुम सिल के तैयार कर दो। बुढ़िया ने कहा ठीक है, मैं अपना सारा काम छोड़कर पहला तुम्हारा काम करती हूँ, क्योंकि ठुकरानी ठाकुर उस गांव का ठाकुर होने के कारण से सरपंच भी था, तो उसका काम तो उसे करना ही था। इतने में निठल्ला दगड़ू कहने लगा कि ठुकरानी तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है ससुराल से, क्या वो घोड़े के ऊपर बैठा है? हाँ। और तुम्हारी जो बहू है वो क्या डोली में आ रही है? हाँ। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कि ठुकरानी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और चाहे जितने तू गोटे सिलवा ले मेरी मां से, पर आज पहले जाके नमक गरम करके तैयार करके रख, क्योंकि तेरे बेटे की अच्छी ठुकाई होने वाली है। अरे काली जबान के, तुझे कुछ सोच समझ के बोलना नहीं आता, तू क्या बोल रहा है? दगड़ू कहने लगा कि मैं सही कह रहा हूं ठुकरानी, क्योंकि जंगल से तेरे बेटे को जो आ रहा है उसके सारे गहने, बहू के, उसका पैसा, सब कुछ डाकू लोग हड़पने वाले हैं और तेरे बेटे की अच्छी धुलाई भी करने वाले हैं। कल मुहे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कभी भी जिंदगी में तू अच्छी जबान नहीं बोलता है। ठुकरानी उस बुढ़िया को आदेश देते हुए निकल गई कि फटाफट मेरा सिल के भिजवा देना और आगे से मैं तुझे कोई काम नहीं दूंगी। निकल गई। उसके जाते ही बुढ़िया मां उसे कहने लगी कि दगड़ू तुझे कितनी बार समझाया, मां सच कड़वा होता है, मैंने क्या गलत किया और क्या गलत कहा? जो मैंने सपना देखा और ठाकुर के बेटे का ही देखा, और देख लेना अभी आएंगे वो वापस रोते चिल्लाते कि अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, यदि तूने पहले बता दिया ये तो बहुत अच्छा किया, मैं अभी ठाकुर साहब को बोल के जंगल के अंदर यहाँ से सारे मुश्तैदों को भेजती हूँ और डाकुओं का वे सामना करेंगे, मेरे बेटे की कुटाई नहीं करेंगे। ऐसा ही बोलने को आएगी, देख लेना तू। पर बेटा तू जिस तरह से बोलता है ना वो बहुत गंदी जबान है, वैसा मत बोला कर। अब तेरी वजह से एक एक काम मेरा छूटता चला जा रहा है, तो हम खाएंगे क्या? कुछ नहीं, मुंह बिगाड़कर ये फिर से सो गया। इतने में समाचार आते हैं 2 घड़ी के बाद कि ठाकुर के बेटे को सचमुच में उन्होंने, डाकुओं ने बहुत बुरी तरह से धोया, मारा, सारे गहने उनके छीन लिए। ठुकरानी आई, तेरी काली जबान है, तेरी जबान की वजह से ही ऐसा हुआ। और मां ने भी और उसने भी बुरी तरह से इसको मारा। अब क्या करता? थोड़े दिन हुए, चौधरानी आई, चौधरी की वाइफ, जो गांव का चौधरी था, और पेड़े देने लगी। और उसके पहले ही इसने सपना देखकर जल गया, जल गया, जल गया,
चिल्ला के उठा था। और थोड़ी देर बाद चौधरानी आ गई। चौधरानी ने उस बुढ़िया को पेड़े दिए, पेड़े लड्डू इसके थाल थे उसके हाथ में। प्रत्येक गांव के अंदर जितने भी घर थे सबको वो बांटते हुए चली जा रही थी, क्योंकि उसने एक दिव्य भव्य महल सा बनाया था, मकान बनाया था सुंदर सा, और आज उसका गृह प्रवेश था। तो सबको मिठाई बांट रही थी। तो इस बुढ़िया के यहाँ पे भी है। बुढ़िया ने एक पेड़ा लिया। इसने सोचा, दगड़ू ने, कि पहले 2-4 लड्डू और पेड़े ले लूं, क्योंकि जो सपना देखा शायद इसी का है। क्योंकि चौधरी जी को भी पेड़ा देते हुए मकान के बाहर मुंह में खिलाते हुए मैंने देखा था, और यही घर है। लड्डू उठा लिए और चौधरानी को बोला कि चौधरानी जी, अब ज़्यादा लड्डू और पेड़े मत बांट, क्योंकि थोड़ी देर बाद रोने के टाइम आ गया है, रोने का समय आ गया है। तू रोएगी, चिल्लाएगी। अरे कल मुझे उसके साथ में जो थाली पकड़कर आने वाली जो महिला थी, उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में मत दो पेड़े और लड्डू, क्योंकि यहाँ इसकी जबानी ऐसी है। दगड़ू ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने आज ही सपना देखा। सच बताओ, तुम्हारा जो मकान बनाया हुआ है उसके भीतर वाले कमरे में अखंड दिया तुमने जला के रखा है। उसने कहा, हाँ। तुमने वहां पे ही नए पर्दे टांगे हुए हैं। उसने कहा, हाँ। तो बस यही तो मैं चिल्ला के कह रहा हूं, और तुम मेरी बात को बुरा मान रही हो। आज तुम्हारा घर जल जाएगा। अरे कल मुहे, आज मेरा गृह प्रवेश है और तू ऐसी बातें कर रहा है और ऐसे सपने देखता है तू मेरे लिए। यदि ऐसा कुछ हुआ ना दगड़ू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, तू वो ठाकुर साहब थे जो तुझे छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ने वाली। चौधारन हूं मैं, और चौधरियों को तू जानता नहीं है। फनफनाती हुई वो चली गई। पूजा वगैरह होती रही थी, चल रही थी। जैसे ही पूजा खत्म हुई, वो जो दिया था, अखंड दिया, हवा के झोंके से, लंबे लंबे पर्दे थे, हवा के झोंके से पर्दा हिला और दिए ने उस पर्दे में आग लग गई। आग की लपेटें धीरे धीरे उठने लगी और धू धू करता हुआ नया की नया पूरा फर्नीचर, मकान जलने लगा। फटाफट लोग आए, पानी मारने लगे, बाल्टियां भर भर के लाने लगे, पानी फेंकने लगे और आग बुझाने लगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। मिनटों में नया की नया मकान स्वाहा हो गया। चौधरन ने कहा चौधरी से कि ऐसा ऐसा ये दगड़ू कह रहा था। अब तो चौधरी का भी आपा सटक गया। आया, उसे पकड़ के बुरी तरह से उसकी धुनाई की और गधा बुलवाया। गधे के ऊपर उसको औंधा बिठाया, पूरा मुंह उसका काला किया, जूते चप्पलों की माला उसके गले में डाली। और आज तुझे पूरे गांव की परिक्रमा इसी तरह से करा के गांव से बाहर निकाल देंगे, धक्के मारकर इस गांव में तू वापस नहीं आएगा। चुनौती दे दी। ठाकुर जी भी आ गए थे। बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई थी, पूरा अंग बदन दुख रहा था। आखिर जब पूरे गांव की परिक्रमा लगा के वापस घर की तरफ आया तो उसने कहा, माँ मेरी खाट कहाँ है? देखा तो खाट को खड़ी कर दी गई थी। अरे माँ, तूने भी मेरी खाट खड़ी कर दी। कहावत है, खाट खड़ी कर दूंगी। वही हुआ कि बेटा ये खाट अब हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि गांव वाले अब तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। मैंने तुझे 10 बार कहा था कि अपनी जबान के ऊपर, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल कर। खाने को तुझे सब अच्छा अच्छा चाहिए, और बोलने के लिए तू कितना कड़वा बोलता है। अरे बोलो भी तो इस तरह से बोलो कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, उसे दुख ना पहुंचे, उसके हृदय को आघात ना पहुंचे। तुझे 10 बार समझाया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और गांव से उसे बाहर निकाल दिया गया। जंगल में दिशा विहीन, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कुछ पता नहीं। हालत खराब हो गई इसकी। आखिर भूखा प्यासा चला जा रहा है, एक पेड़ के नीचे सोता है। दूसरे नगर की सीमा आ चुकी थी। अचानक 2 सिपाही आते हैं
और पानी छिड़क कर उसे उठाते, भाई कौन हो तुम और इधर कहाँ? अरे राजा जी मैंने अभी आपका सपना देखा। उसने कहा मैं राजा नहीं, मैं सिपाही हूँ, राजा जी वो सामने। अच्छा, भागा, चरणों में गिर गया, धन्य भाग्य मेरे, आप मिल गए और मैंने सपना देखा है कि आपके यहाँ पर मुझे नौकरी मिलने वाली है। राजा ने कहा भाई तुम कौन हो और कैसी बात कर रहे हो, कैसा सपना? उसने कहा महाराज मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता है, मैंने अभी अभी सपना देखा। अरे पर तुम हो कौन? मैं पड़ोसी गांव का ही हूँ और मैं नौकरी के लिए घूम रहा हूँ, पर मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। इसने टप्पा मार दिया। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, यहाँ माँ तो है नहीं जो मुझे आराम से खिलाएगी, आप जो काम दोगे मैं करूँगा। राजा जी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ पर एक पहरेदार की जगह खाली हो चुकी है, तुम चाहो तो वो काम कर सकते हो। हाँ हाँ राजा जी आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। पहरेदार का काम बोले तो रात भर जागकर तुम्हें पहरा देना है। मैं उल्लुओं की तरह जगूंगा महाराज, एक पलक भी नहीं झपकाऊंगा, आप बस मुझे नौकरी दे दो। नौकरी मिल गई। 15-20 दिन व्यतीत हो गए, बीच बीच में डुलकियां ले लेता क्योंकि दूसरे पहरेदार सो जाते थे। जैसे ही राजा का महल का दिया मध्यम हो जाता था, बूझने लगता था, वो समझ जाता था कि अब राजा जी भी सो गए, अब मुझे बोलने वाला कौन, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी के पहरेदार तो खड़े खड़े डुलकियां मारते हैं, मैं थोड़ा आराम से सो जाऊंगा। और उसका राजा जी के निकलते ही द्वार के ऊपर ही उसकी ड्यूटी थी, द्वारपाल के बाजू में। खैर एक दिन अचानक सपना देखता है। दोस्तों सानपुर नाम का गांव, वहां पे भूकंप आता है और पूरा सानपुर धराशायी हो जाता है, जमी दोस्त हो जाता है। ये हड़बड़ा कर उठता है। सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था और राजा ने एक दिन पहले ही रानी से कह दिया था कि मुझे सानपुर जाना है, उन्हीं की राज्य की सीमा में था और मेरी वहां पे जरूरी मीटिंग है। तो रानी ने कहा कि ठीक है, पर तुम मुझे जल्दी उठा देना। इधर राजा का अश्व भी तैयार हो रहा था, तो ये दगड़ू पहुंचा वहां, सामने ही अश्व तैयार हो रहा था, क्योंकि अश्व नजदीकी दरवाजे के पास लाते ही राजा जी बैठते और राजा जी सानपुर जाने वाले थे। उसने कहा भाई कि ये अश्व को क्यों सजाया जा रहा है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कि भाई महाराज आज सानपुर जा रहे हैं सवेरे सवेरे और शाम तक लौट आएंगे। तो एक काम करो, चंदन की लकड़ियां का ऑर्डर दे दो, कम से कम 1 मन चंदन, क्योंकि राजा जी को दाह संस्कार कराना पड़ेगा। तुम क्या बक रहे हो, तुम्हें होश है? भंग तो नहीं पी रखी तुमने? ये अचानक हड़बड़ाया, अरे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, माँ ने मना किया था, माँ ने कहा था इसी जवान के कारण से तू हमेशा दुख पाएगा, अब तुझे बचाने के लिए मैं भी नहीं आने वाली हूं। दोस्तों इतने में राजा जी आ गए। राजा को छोड़ने के लिए रानी भी साथ में थी। उसने कहा कि महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, क्योंकि थोड़ी अक्कल तो माँ ने दे दी थी, बोलना है तो किस तरह से बोलना, कि आप सानपुर मत जाइए आज, क्योंकि वहां पर भूकंप आने वाला है। राजा ने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने सपना देखा, उसके मुंह से अचानक निकल गया, मैं कह रहा हूं आपको, आप मत जाइए। इतने में रानी ने जब सुना तो उसने कहा कि महाराज अब कहीं पर भी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। राजा ने कहा पर मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है, चाहे कुछ हो मैं आपको महाराज नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब शकुन हो गया है, नाट लग गई है, इसने रोक लगा दी है, अभी नहीं जाने दूंगी। और महाराज को सानपुर जाने से महारानी ने रोक लिया। करीब मध्याह्न के समय समाचार आए कि सानपुर में भयंकर भूकंप आया और पूरा सानपुर जमी दोस्त हो गया। राजा तो ये खबर सुनते ही सिंहासन से उठ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पहरेदार
उसे पहले से ही पता चल गया, क्योंकि इसको दगड़ू को पूर्वाभास हो जाता था और यही पूर्वाभास उससे सपने के माध्यम से दृष्टिगोचर होता था। उसे कैसे पता? दगड़ू को बुलाया गया कि दगड़ू बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि सानपुर के अंदर भूकंप आने वाला है? उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरे अंदर पता नहीं क्या है कि मैं जो भी सपना देखता हूं वो सच होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि मुझे सपना क्यों आता है। अब वेताल कहता है, ऐसी परिस्थिति में विक्रमादित्य महाराज, हे राजाधिराज, हे सम्राट, अब तुम बताओ, सानपुर नगरी के अंदर भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, ये बात इस दगड़ू ने महाराज को कहा तो रानी ने भी उन्हें जाने से मना किया। राजा की जान बची। इसे पारितोषिक से नवाजा जाना चाहिए, इसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज राजा के प्राण बचे हैं। राजा क्या सचमुच में इसका सम्मान करेंगे या इसे अपने पद से भी च्युत कर देंगे, इसका पद छीन लेंगे? क्या करेंगे? सही सही जवाब देना। तुमने यदि सही जवाब दिया तो राजा मैं तुम्हें भी मान जाऊंगा, क्योंकि ये एक राजा की जान बचाने का बहुत बड़ा उपक्रम किया है उसने। सपना ही सही, पर राजा यदि चले जाते जिद में आके तो राजा को जान से हाथ धोने पड़ते। विक्रमादित्य ने कहा कि बेताल सुन, महाराज जो थे वे अत्यंत न्याय निष्ठा वाले थे। कसौटी के ऊपर कसकर हरेक का मार्गदर्शन करने वाले, हरेक को उस तरह से इनाम देने वाले, ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी थे। उन्होंने माना कि उनकी जान बची तो उन्होंने उसे भरपूर पारितोषिक भी दिया है, दगड़ू का सम्मान किया, पर दगड़ू को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसे जो ड्यूटी दी गई थी वो पहरेदार की थी। रात को जागकर जागते रहो गली वीथियों के अंदर, उसको चिल्ला कर बोलना था। पर ये जागने के बजाय सोता रहता था, क्योंकि व्यक्ति जब सोएगा तभी उसको सपना भी आएगा। राजा ने सोचा ये खतरनाक भी है, और ये तो बिल्कुल द्वार के ऊपर रहता है, यदि कोई आ गया ये तो ठीक है, इसने सपना देखा, पर राज्य की सुरक्षा, राजमहल की सुरक्षा पहरेदार के ऊपर अधीनस्थ होती है, और ये यदि सो गया तो क्या होगा? इसीलिए राजा ने उसको सजा भी दी और अपने नगर से बाहर भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वेताल ने प्रत्युत्तर में महाराज विक्रमादित्य से इस तरह का जवाब सुना तो गदगद हो गया और कहने लगा कि महाराज आप सचमुच में बहुत बुद्धिमान हो, पर आप बोल चुके हो और मैं चला। इतना कहते वेताल फिर से उसी पेड़ के ऊपर जाकर लटक जाता है। अब वापस महाराज उसको पकड़कर लाते हैं, और अब कौन सी कहानी सुनाएंगे ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा दोस्तों। पर हाँ, मैंने जैसे कि आपको प्रारंभ में ही कहा, आपको कहानियाँ अच्छी लगती है तो अपनों को जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों को आप फॉरवर्ड करोगे तो भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।